Good morning, dear all. Welcome you all in our YouTube channel Study Warriors Academy. Today we will start, today we will discuss about the revolt of 1857. आज हम 1857 के रिवोल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे. ये रिवोल्ट किस कारण से हुआ, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, और हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में इस रिवोल्ट का कितना योगदान था, क्या भूमिका रहा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. सो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे और समझते चलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन. तो आप लोगों को सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे ब्रिटिश जो है, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा ब्रिटिश हमारे यहाँ व्यापार के रास्ते पर आया था, व्यापार करने के लिए आए थे. लेकिन व्यापार करते करते धीरे धीरे वे यहाँ की कमजोरियों को पहचानने लगे. कमजोरियों को पकड़ने के बाद वे धीरे धीरे यहाँ पर कॉलोनियलिज्म या कॉलोनाइजेशन करने लगे. कॉलोनाइजेशन के बाद वे धीरे धीरे अपना टेरिटरी को विस्तार करने लगे. धीरे धीरे वे अपने जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाते चले गए. वे यहाँ के राजा महाराजा, जमींदार, नवाब्स, ये जितने भी लोग थे इनसे पर्सनली मिलते थे, उनको लोभ देते थे. लोभ देने के बाद जो लोभ में फंसते थे उनसे अपने मुताबिक काम करवाते थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ के लोगों से शासन करवाते थे. तो इस तरह से धीरे धीरे उनका जो रणनीति था, उनका जो राजनीति था, वह यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया उस समय. लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उनके भी अधिकार क्षेत्र समाप्त होते गए, जब उनके अंदर भी ब्रिटिश के प्रति विषाद पैदा होने लगा, तब धीरे धीरे मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, मिड 19th सेंचुरी तक में ब्रिटिश जो है अपना पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल पूरा इंडिया में कर चुका था. और ये जो 1857 का जो रिवोल्ट है, ठीक है ना, 1857 का जो रिवोल्ट है, इसको हम लोग सिपॉय इम्यूनिटी रिवोल्ट भी कहते हैं. ठीक है, इसमें लोगों को, उस समय जो सैनिक थे उन लोगों के बीच में डिफरेंस पैदा कर दिया गया. ठीक है, और इसी कारण ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था. और जो 1857 का जो रिवोल्ट है, इसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कह सकते हैं. ये इंडियन इंडिपेंडेंस के क्षेत्र में पहला रिवोल्ट था या पहला वार था ब्रिटिश को. सो इस रिवोल्ट को होने का कारण क्या था, इसके बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं. सो काउजेज ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है ना, ऐसे तो काउजेज बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ काउजेज आर देयर. उसमें से different category of causes are there for being this revolt of 1857. First thing is economic causes. ठीक है ना, first thing is economic causes. तो आखिर economic causes है क्या, आप लोगों को पता है, ठीक है ना, ब्रिटिश जो है अपना टेरिटरी एक्सपेंस कर रहा था धीरे धीरे. तो उसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे और पीजेंट्स जो थे इनको टोटली इग्नोर कर दिया. ठीक है ना, in the newly acquired territories the British had totally ignored the landlord and established direct contact with the peasants. कहने का मतलब सबसे पहले तो ब्रिटिश ने बड़े लोगों का सहारा लिया, लेकिन जब उनको सब कुछ समझ में आ गया तो डायरेक्ट कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और डायरेक्ट अपना अधिकार क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया. उसी प्रकार इसमें भी पहले लैंडलॉर्ड्स के द्वारा वो कांटेक्ट करते थे पीजेंट्स का. पीजेंट्स से कांटेक्ट करना था उनको, एक ही माध्यम था लैंडलॉर्ड्स. लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, और डायरेक्ट पीजेंट्स से कांटेक्ट करने लगे. बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर
dissatisfied with the revenue policy of the British. जमींदार और peasants, उनका जो रेवेन्यू पॉलिसी था उनसे वो डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है ना। दे वेर अगेंस्ट द हाई टैक्सेस एंड हरासमेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिश का सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो बहुत ही हरास मेथड में होता था, बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उसको, उन लोगों को दबाया जाता था, जबरदस्ती टैक्स लिया जाता था, और उनका टैक्स सिस्टम जो था वो भी बहुत हाई था। लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर confiscated and sold by auction at to the highest bidder। बहुत सारे ऐसे मतलब जो जमीन थे उनको ऑक्शन में डाल दिया जाता था, ठीक है ना, और उसका दाम बहुत हाई रखा जाता था। Unable to pay the high revenue, the peasants either had to lose their lands or fell a prey to the money lenders। रेवेन्यू जो था बहुत ही हाई था, और इसके कारण न चुका पाने के कारण या तो उनको जमीन से हाथ धोना पड़ता था या मनी लेंडर्स के गिरफ्त में आ जाना पड़ता था उनको। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज एंड द रिजल्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट काउजेस डिस्कंटेंट अमंग पीपल। हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था उसमें लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलता था, क्योंकि वो लंबे समय तक काम चलता था और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी उसमें। लेकिन जब मशीन का यूज करने लगे सब, ब्रिटिश जब आया तो मशीन का यूज होने लगा, और मशीन के यूज होने से अगर किसी हैंडीक्राफ्ट में अगर किसी काम को करने में 1 महीना लगता था, वो 1 ही दिन में कंप्लीट हो जाता था मशीन में। तो इससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी खतरे में पड़ गया। और ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इंडियन पीपल ब्रिटिश के प्रति नाराज थे। ये आपका इकोनॉमिक, कहने का मतलब धीरे धीरे वो हमारे यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम को ध्वस्त कर दिए, लोगों को दूसरों के मतलब उनके अंडर जीने में मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल काउजेज। तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो भी बहुत हरास मेथड में था। द हरास पॉलिटिकल ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट यूथ हु लिव्ड बाय प्लंडर्स and irregular soldier of the native armies had filled them with anger and resentment in the revolt of 1857. They fully supported the rebels। इनका जो सोल्जर का जो भी सोल्जर में बहाली होता था, उनका इनके प्रति, उनका सिस्टम के प्रति वो एंगर थे, ठीक है ना, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। और दूसरी बात है कि वो इंडियन सोल्जर होते थे और इंडियन के द्वारा ही एक इंडियन को सताया जाता था। ये बहुत ही बुरी बात थी। ये सब बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग जो सोल्जर्स थे वो 1857 का रिवोल्ट जो हुआ, इसमें ये बहुत बड़ा योगदान रहा। द मुस्लिम फील ऑल्सो बिन ग्रेटली हर्ट बाय is the name of Mughal kings were removed from the coins mint by company। कंपनी के द्वारा जो कॉइन्स बनाया गया उसमें जो मुगल किंग्स का जो नाम था उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। ये भी एक नाराजगी का कारण था उन लोग ब्रिटिश से इंडियन पीपल का। द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट बाय सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्रिएटेड अनरेस्ट among the rulers of India। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का जो सिस्टम आया, ठीक है ना, इसका जो सिस्टम था इसके कारण भी यहाँ के जो रूलर्स थे, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, वो दुखी थे इनके सिस्टम से। द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, मैसूर, रंजौर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भारतपुर वेर
forced to accept subsidiary alliance system. इन लोगों को जबरदस्ती सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया गया. द स्टेट ऑफ सतारा, संबलपुर, जयपुर, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर वर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इन लोगों को अपने अंदर में ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया. द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट वेर डिनाइड देयर राइट ऑफ सक्सेशन. जो प्रिंसेस होती थी उनको अधिकार नहीं मिलता था. द कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज the adopted son of Rani Lakshmibai of Jhansi as the heir to the throne after her husband's death. उनका जो झांसी की रानी जो थी, उनका जो एडॉप्टेड सन था, ठीक है ना, उसको स्वीकार नहीं किया गया. उनके हस्बैंड के बाद, उसके रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड के बाद उनके उनका पुत्र को उनका अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया उनको, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे. द नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड तंजौर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स. नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड तंजौर, उन लोग का जो रॉयल टाइटल था वो लुप्त हो गया. द पेंशन ऑफ नाना साहब एंड अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू वाज डिनाइड. नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया. एडॉप्टेड सन जो था पेशवा बाजीराव, इसको भी अस्वीकार किया गया. एंड ही वाज फोर्स्ड टू लिव इन कानपुर फार अवे फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल प्लेस एट पूना. और उनको पूना से बहुत दूर रहना पड़ा, कानपुर में, ठीक है ना. इस तरह से हम देखें तो इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था ये बहुत ही अनफेवरेबल था इंडियन पीपल के लिए. नेक्स्ट थिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव काउज. एडमिनिस्ट्रेटिव काउज में क्या था आपका? द चेंज ऑफ प्रमोशन इन इंडियंस इन बोथ सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज वर वेरी फ्यू एंड नेग्लिजिबल. मिलिट्री सर्विसेज जो था, ठीक है ना, चेंज ऑफ प्रमोशन नहीं होता था इंडियंस का, चाहे वो सिविल सर्विस का क्षेत्र हो चाहे मिलिट्री सर्विस का क्षेत्र हो, इसमें इनका प्रमोशन नहीं के बराबर होता था. द हाईएस्ट पोस्ट फॉर एन इंडियन इन मिलिट्री वाज दैट ए सूबेदार. इंडियन के लिए मिलिट्री में हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार था. एंड इन सिविल सर्विस वाज दैट ऑफ द सदर अमीन. All the higher posts in civil and military services were reserved for British. सिविल और मिलिट्री सर्विसेज जो थे, इनका जो भी हायर पोस्ट होता था वो ब्रिटिश के लिए रिजर्व होता था. दिस काउज एंगर अमंग द एरिस्टोक्रेटिक इंडियन क्लासेस विच वाज डिप्राइव्ड ऑफ पावर एंड पोजीशन. और यही कारण है कि लोग जो है उनसे नाराज थे कि आखिर हायर क्वालिटी रहने के बावजूद भी हायर पोस्ट में क्यों नहीं इंडियन रह सकते हैं, जबकि इंडिया में ही शासन करना है, इंडिया में भी गवर्न करना है, तो फिर हायर पोस्ट में क्यों नहीं रह सकते हैं. कुछ सोशल और रिलीजियस काउजेस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. द ब्रिटिश मेड एफर्ट्स टुवर्ड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. ब्रिटिश जो है वो इंग्लिश एजुकेशन पर जोर देने लगा, ठीक है ना. विडो का रीमैरिज पर, मतलब ब्रिटिश ने कुछ खराब काम भी किए थे, लेकिन खराब काम बहुत किए थे, लेकिन कुछ अच्छा काम भी करके गए हैं हमारे देश के लिए. जैसे कि आपका इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर ब्रिटिश का ही देन है. विडो रीमैरिज एंड लेजिस्लेशन अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती. जो सती प्रथा थी इसको भी इन लोग के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया. These acts are regarded by the Indians as a direct interference in their religious and social lives. और लेकिन ये जो एक्ट बना, ये जो कानून पारित हुआ, इसे हमारे देश के लोगों के सोशल और रिलीजियस बिलीफ्स था उसको इफेक्ट करने लगा, ठीक है ना. तो ये भी उस समय का नाराजगी का कारण बन सकता है लोगों का. The taxes
the text, the land belonging to the Hindu temples and Muslim mosque, and thus are the religious sentiments. और धीरे धीरे क्या हुआ ना, जो टैक्स वाला सिस्टम जो था, ठीक है ना, जमीन का जो टैक्स सिस्टम था वो हिंदू टेम्पल और मुस्लिम टेम्पल का जो भी टैक्स देना पड़ता था जमीन का, तो ये लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया. द ब्रिटिश वेर अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड कंडेम्ड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस. ब्रिटिश वेर अगेंस्ट, हिंदू का जो हमारे हिंदू और देवी देवता थे, इसके जो वर्शिप करते थे, इसके अगेंस्ट में थे ब्रिटिशर्स. The British officers often assaulted and insulted the Indian publicly and were let off with little or no punishment. कभी कभी ब्रिटिश लोग इंडियन पीपल को सार्वजनिक क्षेत्रों में या सामूहिक रूप से कहें पनिशमेंट देते थे, इंसल्ट करते थे. द ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्फ एज ए सुपीरियर टू द इंडियन. ब्रिटिश हमेशा इंडियन से अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को महान समझते थे. दे डिस्क्राइब द हिंदूज एज बारबेरियन एंड मुस्लिम एज क्रूएल एंड इनटॉलरेंट. हिंदू को बारबेरियन समझते थे और मुस्लिम को क्रूएल समझते थे. ये द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राई टू कन्वर्ट द इंडियन टू क्रिश्चियनिटी. अब वे क्रिश्चियन धर्म को मानते थे और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट, इंडियन को क्रिश्चियन धर्म मानने के लिए मजबूर करते थे. दे गॉट फुल सपोर्ट टू ब्रिटिश who extended extra facilities for them. In 1850 a new law made conversion to Christianity easier. अगर कोई क्रिश्चियन धर्म अपना लेता था तो उसको बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जाता था, और क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा करने के लिए ब्रिटिश जोर लगाते थे. हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है ना. तो ये हमारा सोशल और रिलीजियस काउजेस था. नेक्स्ट थिंग, द मिलिट्री काउजेस इज देयर. मिलिट्री काउजेस क्या था? ऐसे तो हम कह सकते हैं या कहा जाता है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें मिलिट्री सिस्टम, इसको सिपॉय विद्रोह भी कहते हैं या सिपॉय रिवोल्ट भी कहते हैं, ठीक है ना. तो लेट अस नो अबाउट द मिलिट्री काउजेस. एज द इंडियन सिपॉय मोस्टली बिलोंग टू द विलेजेस. इंडियन सिपॉय जो थे ज्यादातर विलेज के रहने वाले थे. विथ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड दे फुली सपोर्टेड द पीजेंट्स इन रिवोल्ट. इस रिवोल्ट में पीजेंट्स को पूरी तरह से सपोर्ट किया मिलिट्री वाले ने, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो विलेज से थे, बिलोंग करते थे. न्यू रूल्स लाइक क्रॉसिंग ऑफ द सी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द सिपॉय. एक नया रूल निकला था, क्रॉसिंग ऑफ द सी, ब्रिटिश के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये रूल को, जो कि सिपॉय के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था, उसका धार्मिक जो आस्था थी उसको हर्ट करता था. When the Sepoy were asked to fight for the company in Burma in 1824, कंपनी के द्वारा कंपनी के लिए बर्मा में 1824 में एक फाइट हुआ था, उसमें सिपॉय को कहा गया दे रिफ्यूज टू गो बाय द सी, और उन लोगों ने सी के माध्यम से जाने के लिए इनकार कर दिया. दे प्रीफर्ड गोइंग बाय द लैंड रोड. They preferred going by the land route. In 1856, the company had to pass a new law making it compulsory for the army person to go overseas wherever required. कंपनी ने एक रूल निकाल दिया, एक एक्ट बना दिया कि जब भी जरूरत पड़े तो सिपॉय को
सी रूट से युद्ध करने के लिए जाना पड़ सकता है। एक कानून बना दिया। कहने का मतलब इतना इसमें ये साबित हो रहा है कि अंग्रेज जो थे, जो भी अगर इंडियन नहीं फॉलो करते थे, नहीं मानते थे, तो उसको वो कानून बना देते थे और कानून के तहत इन पर शासन किया जाता था। और उस समय का वर्तमान रीजन क्या था इसका, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका वर्तमान जो इमीडिएट काउज क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। In 1856, the British government introduced a new rifle called Enfield rifle for the army. सबसे बड़ा रीजन यही है उस समय का, Enfield rifle for the army। इसको इमीडिएट रीजन में जाने। देखिए, कोई भी विद्रोह होता है तो तुरंत वो विद्रोह होता नहीं है, तुरंत वो रिवोल्ट होता नहीं है। उसके लिए बहुत लंबे समय से चले आ रहे विषाद, डिससेटिस्फेक्शन के कारण ही कोई रिवोल्ट होता है, कोई मूवमेंट होता है। तुरंत हो गया, तुरंत मूवमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। लोग बर्दाश्त करते 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 आते हैं, बर्दाश्त की हद, बर्दाश्त की सीमा बाहर हो जाती है, तभी जाकर रिवोल्ट होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उस समय भी हुआ। तो इमीडिएट रीजन भी कुछ होता है, कोई तो मतलब आग लगाने के लिए कोई तो चिंगारी की आवश्यकता पड़नी चाहिए। बारूद तो भरा हुआ है, लेकिन आग लगाने के लिए थोड़ी सी चिंगारी की तो आवश्यकता है। तो चिंगारी, वो चिंगारी क्या थी जिसने 1857 के रिवोल्ट को आग बना दिया? तो वो चिंगारी थी इनफील्ड राइफल फॉर द आर्मी। ठीक है, द राइफल हैड a greased paper attached around the cartridge। ग्रीस्ड पेपर से बना हुआ था। इन ऑर्डर टू लोड द राइफल, और जो राइफल को चलाने से पहले द सिपाही हैड टू बाइट ऑफ द पेपर विथ हिज माउथ। और उसको चलाने से पहले सिपाही को मुंह से खींचना पड़ता था। ठीक है ना, या तो मुंह से दबाना पड़ता था, काटना पड़ता था तो उस पेपर को, अटैच्ड जो पेपर था। ठीक है ना। इन 1857 ए रमर स्प्रेड। अब 1857 में एक अफवाह फैल गया दैट द ग्रीस्ड कार्ट्रिज वाज मेड ऑफ फैट ऑफ पिग्स एंड काउज। देखिए, ग्रीस कार्ट्रिज जो था वो या तो काऊ का, गाय से बना है या तो सुअर से बना है। इस टाइप से अफवाह फैल गया। हिंदू में अफवाह फैल गया ये काऊ से बना है, और मुस्लिम में अफवाह फैल गई ये पिग से बना है। ठीक है, दिस डीपली हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये बहुत ही सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। द सिपाही रिफ्यूज टू यूज न्यू राइफल्स एंड डिसाइडेड टू रिवोल्ट। नए राइफल को यूज करने के लिए इनकार कर दिए सिपाही। दिस इंसिडेंट्स गेव द नेसेसरी स्पार्क टू द फायर of anger and discontent burning in the heart of Indians। और इसी प्रकार से ये सिपाहियों के बीच में एक नाराजगी, एक आग की तरह गुस्सा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आग की तरह फैल गया। और समझिए कि वहीं से 1857 का जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। द आउटब्रेक एंड स्पीड ऑफ द रिवोल्ट। अब देखिए अब कैसे ये रिवोल्ट शुरू हुआ। ठीक है ना। The revolt of 1857 that occurred in the northern part of India was a result of people discontent and resentment against British conquest and administration since 100 years। 100 सालों से जो वहाँ के लोग ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका जो सिस्टम है उससे डिस्कॉन्टेंट थे और उसके अगेंस्ट में चल रहे थे। The revolt began on 29 मार्च 1857। रिवोल्ट स्टार्ट कब हुआ? 29 मार्च 1857 को। व्हेन ए सिपाही मंगल पांडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। व्हेन ए सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड हिज ऑफिसर एट बैरकपुर। बैरकपुर छावनी जो है, बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था मंगल पांडे, उन्होंने अपने ऑफिसर पर अटैक कर दिया।
ही वॉज हैंग्ड टू डेथ, और उनको फांसी की सजा हो गई। On 9th May 1857, 85 सिपाही of the 3rd Cavalry Regiment refused to use the greased cartridge and were sentenced to 10 years in jail. अब 3rd कैवलरी रेजिमेंट की बात है। जैसे मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई, मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह, या तो सबसे पहले इसका विद्रोह किए थे आपका इसके अगेंस्ट में मंगल पांडे, लेकिन उस समय डर के कारण उनके बाकी दोस्त साथ नहीं दे पाए। उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया और उनको फांसी की सजा दी गई मंगल पांडे को। लेकिन जैसे ही उनको फांसी की सजा हुई, वैसे धीरे धीरे करके यह बात लोगों के जहन में घुसने लगी, लोगों के जहन में समाने लगी, और लोग रेजिमेंट के जो सिपाही लोग थे, वे धीरे धीरे अंग्रेजों के विरोध में आवाज उठाने लगे। उसी प्रकार उसी क्रम में 3rd कैवलरी रेजिमेंट के जो सिपाही थे, वे भी ग्रीस कार्टेज को यूज करने के लिए मनाही कर दिए, और इसके कारण उन लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई। On 10th May, a group of soldiers marched towards the Meerut jail, shot the British officers and released their fellow सिपाही from jail. ब्रिटिश बात है आपका 10th मई की। 10th मई में कुछ सोल्जर्स मेरठ जेल की ओर बढ़े और ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उनको गोली मार दिया गया, और अपने सिपाही दोस्त लोग जो थे उनको जेल से निकाल दिया गया। दिस इज ऑल द आर्म्स एम्यूनिशंस, सभी आर्म्स एम्यूनिशन को सीज कर लिए, एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड ब्रिटिश प्रॉपर्टी, आग लगा दिया ब्रिटिश प्रॉपर्टी में। Thus a formal war was declared against the British. और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के विरोध में ये एक फॉर्मल वार शुरू हो गया। The rebel sepoy then reached towards Delhi on the night of 10th May itself and reached there next morning. On hearing the news of their arrival, the sepoy of Delhi also rose in rebellion. धीरे धीरे वो सिपाही जब दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में भी जब सिपाही लोग को इस बात की सूचना मिली, तो वे भी इस रिविलियन का हिस्सा बन गए। They also set the British building and properties on fire. They set British buildings and property on fire and captured their arms. अब सभी मिलके क्या किए, ब्रिटिश का जो बिल्डिंग्स है उनको उन पर आग लगा दी है, प्रॉपर्टी पर, और वहाँ के जो आर्म्स थे उनको वो कैप्चर कर लिए। They gathered round the Red Fort and declared Emperor बहादुर शाह जफर as their leader. अब वो रेड फोर्ट में जमा हुए और बहादुर शाह को अपना लीडर के रूप में उन लोगों ने अनाउंस किया। Greatly inspired by the rebels, the emperor asked all the rulers of India to join their hands together in their fights against the British. अब बहादुर शाह जफर जितने भी भारत में जितने भी रूलर्स थे, सभी से आग्रह किया और ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन करने के लिए आग्रह किया सबको। The local rulers and chiefs saw this as an opportunity to regain their lost power and authority. जैसा कि ब्रिटिश ने सभी का, जितने भी यहाँ पर जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे या मनी लेंडर्स थे, जो भी थे यहाँ पर, जो राजा महाराजा सब थे, सभी का पावर को सीज कर लिए थे ब्रिटिश। तो यही एक मौका था जब उन लोगों के हाथ में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि वे इस रिवोल्ट का हिस्सा बन के अपने पावर को दोबारा रिगेन कर सके। दे रेडिली गेव देयर सपोर्ट टू द रिबल्स, और सभी कोई सपोर्ट करने लगे इस रिवोल्ट को। द मेन सेंटर एंड द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट का मेन सेंटर कौन था, कहाँ था, ठीक है ना, और इसके कौन कौन लीडर्स थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है।
As the news of the revolt spread, sepoy regiments of other places to join in. जैसे जैसे रिवोल्ट बढ़ता गया, इसका फैलता गया, इसका न्यूज, लोग इसमें जुड़ते गए. They were soon followed by जमींदार्स, local chiefs, leaders and peasants. किसान हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे लोकल चिप्स हो, चाहे जमींदार हो, सभी कोई इस रिवोल्ट में जुड़ते गए. द मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट वेयर, कहाँ कहाँ इसका मेन सेंटर था इस रिवोल्ट का, देखिए. पहला बिहार था. बिहार में रिवोल्ट को चलाने वाले थे कुंवर सिंह, द राजा ऑफ जगदीश पुल्ड द रिबेल एट आरा इन बिहार. ठीक है. बरेली, इसमें खान बहादुर खान वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, याद रखिएगा. झांसी में ये तो आप सब जानते ही हैं, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की लीडर थी. ठीक है ना. और ये तात्या टोपे कानपुर, शी वॉज ज्वाइंड बाय. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका दिल्ली, यहाँ का लीडर था बख्त खान. ठीक है. नेक्स्ट है लखनऊ का है आपका बिरसी क्वादिर. ये लखनऊ के लीडर्स थे. ठीक है. ये बेगम हजरत महल का नाम देख रहे हैं आप लोग. ठीक है ना. So Birsi Qadir was proclaimed as the new Nawab, who was the son of deposed Nawab Wajid Ali Khan. ठीक है. Wajid Ali Shah. Birjis to accepted Bahadur Shah as his emperor. His mother Begum Hazrat Mahal, उसकी मम्मी थी बेगम हजरत महल, led the rebel against the British. बेगम हजरत महल ने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवेल स्टार्ट किया. ठीक है. नेक्स्ट कानपुर में नाना साहब लीडिंग कर रहे थे. ठीक है ना. द एडेप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू लेड द रिविल एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम कानपुर. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा, अपने आप को उन्होंने पेशवा डिक्लेयर कर दिया था. एंड रिकग्नाइज्ड बहादुर शाह एज हिज किंग, बहादुर शाह को अपना किंग राजा घोषित किया था, माना था, और अपने आप को पेशवा घोषित किया था. ठीक है. द कमांडर ऑफ हिज ट्रूप वेयर तात्या टोपे एंड अजीमुल्लाह. उनका कमांडर थे, उनका कमांडिंग करते थे आपका तात्या टोपे और अजीमुल्लाह. Recent research have shown that the echo of the revolt spread as far as South India. There were stray uprisings in Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and the territory of Goa, Daman, Diu, and Pondicherry. तो धीरे धीरे मतलब नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, चारों तरफ धीरे धीरे यह आंदोलन फैलते गया, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ते गई. नेक्स्ट रिवोल्ट एट अवध. ये अवध के रिवोल्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग. ठीक है. द ब्रिटिश हैड इम्पोज्ड ए सब्सिडरी अलायंस. ये जो हम लोग पहले देख चुके हैं, ब्रिटिश ने सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया लोगों इंडियन पीपल के प्रति. ठीक है. ये अवध में 1801 में इन्होंने सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर चालू किया. In 1856, Awadh was annexed by the British on the pretext of misgovernance. ठीक है. The capital of Awadh was Lucknow. अवध का कैपिटल उस समय लखनऊ था. Awadh returned an active center of revolt for more than 8 months. The deposition of Nawab Wajid Ali Shah was opposed by the sepoy landlords, peasants, and common people alike. Thus, as soon as the revolt broke out under the leadership of Begum Hazrat Mahal, all the distressed classes joined in. जैसे जैसे
रिवोल्ट ब्रेकआउट किया। वैसे वैसे उस समय बेगम हजरत महल उस लीडरशिप कर रही थी आंदोलन का, ठीक है ना। तो जितने भी डिस्ट्रेस्ड क्लासेस था, ठीक है, चाहे वो सिपॉय हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, चाहे पीजेंट हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉमन पीपल हो, जितने भी डिस्ट्रेस्ड पीपल थे सभी कोई आंदोलन को ज्वाइन किए। द चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस had to seek refuge with his family and soldiers inside the residency. The rebel seized the residency and killed most of the Britishers. Sir Henry Lawrence and the General O'Neill were also murdered. उस समय सर हेनरी लॉरेंस और जनरल ओनेल को मार दिया गया और बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे उनको भी मार दिया गया। ड्यूरिंग द 8 month long siege, most of the children died of cholera and women became sick. उस समय बहुत सारे बच्चे मर गए, कोलेरा हुआ बहुत सारे बच्चों को, उसके कारण जान माल की क्षति हुई, बहुत सारे वुमेन्स जो थे वो बीमार पड़ गए और इसी तरह से उस समय बहुत सारे वुमेन्स जो थे बीमार पड़ने लगे। बिरजिस वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब ऑफ अवध। अब बिजरिस जो थे उनको अवध का नए नवाब के रूप में घोषित किया, उनको नए नवाब के रूप में जाना जाने लगा। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट का क्या ब्रिटिश लोगों ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, इनको रोकने के लिए क्या किए। तो ऐसा बात नहीं है कि ब्रिटिश ने इस विद्रोह को रोकने का प्रयास नहीं किया, वो जोर शोर से प्रयास किया। द ब्रिटिश मेड ऑल एफर्ट्स टू सप्रेस द वाइड स्प्रेड रिवोल्ट। ये रिवोल्ट जो था बहुत भयानक रूप से आग की तरह बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश ने इसको दबाने का बहुत भरसक प्रयास किया। न्यू लॉज वेर पास्ड। नए नए कानून बनाए गए। Then fresh reinforcement were moved in from England. दिल्ली was recaptured by the British in September 1857. दिल्ली को दोबारा फिर से कैप्चर कर लिया गया। ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन was killed. जॉन निकोलसन को मार दिया गया। The Emperor बहादुर शाह was arrested and sentenced to life imprisonment. बहादुर शाह को आजीवन कारावास हो गया इस विद्रोह को दबाने के क्रम में। बहादुर शाह इस विद्रोह का लीडर थे और अंग्रेजों ने उनको आजीवन कारावास दे दिया। His 2 sons and grandson were shot dead by लेफ्टिनेंट महल। लेफ्टिनेंट महल के द्वारा उनके 2 सन और ग्रैंडसन जो थे उनको मार दिया गया, ठीक है ना। तो अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जीके क्वेश्चन बनता है आपका। जीके में कई बार पूछा गया है बहादुर शाह का मृत्यु कहाँ पर हुई, तो ये आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। रंगून जेल, रंगून के जेल में बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, 1862 में। सर कैंपबेल हैड टू सीक द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। गोरखा रेजिमेंट का हेल्प लिया था सर कैंपबेल ने इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। ही आल्सो सक्सीडिंग इन रिकैप्चरिंग कानपुर इन दिसंबर 58 में फिर एक बार वहाँ पर ब्रिटिश ने अपना कैप्चर कर लिया। बेगम हजरत महल एंड नाना साहब एस्केप टू नेपाल। बेगम हजरत महल, नाना साहब नेपाल भाग गए। तात्या टोपे जॉइंड द फोर्सेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी।
और जो तात्या टोपे हैं रानी लक्ष्मीबाई के फोर्स में ज्वाइन कर लिए। झांसी वॉज रिकैप्चर्ड बाय सर ह्यूज रोज इन अप्रैल 1858। झांसी को फिर से रिकैप्चर कर दिया गया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या मार्च टुवर्ड्स ग्वालियर। Gwalior was also taken over by British in June 1858. रानी died fighting bravely. रानी लक्ष्मीबाई जो है लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। इसी तरह से तात्या टोपे वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। इसके बाद तात्या टोपे को अरेस्ट किया गया, उनको फांसी दे दिया गया। खान बहादुर खान, भगत खान एंड कुंवर सिंह आल्सो डाइड आफ्टर पुटिंग अप ब्रेव फ्रंट। ये धीरे धीरे करके जो लीडर्स थे वो मरते गए। अलार्म्स बाय वाइड स्प्रेड रिबेलियन। अब एक चीज याद रखिएगा, अलार्म्स बाय वाइड स्प्रेड रिबेलियन एंड प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स अगेन, द ब्रिटिश ट्राई देयर बेस्ट टू अपीज द इंडियंस। इस तरह से जिस तरह से रिबेलियन चारों तरफ फैल चुका था, अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए और इसको इंडियन पर दोबारा शासन करने के लिए बहुत सारा भरसक प्रयास किया। लैंडलॉर्ड्स हु हैड रिमेन्ड लॉयल वेर रिवार्डेड बैक बाय ग्रांटिंग देम देयर राइट्स ओवर द लैंड। अब लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको वापस उनका जमीन देने के लिए, जो जमीन था उनका अधिकार उनको वापस दे दिया गया। द रिबेल वेर आस्क्ड टू सबमिट टू ब्रिटिश and thus save their life and lands. The rebels were blown off by tying them to the mouth of cannons. People were brutally killed. Numerous people were hanged. इस आंदोलन के फलस्वरूप बहुत सारे रिबेलियन थे जिनको मार दिया गया, बहुत सारे मर गए और बहुत सारे लोगों को फांसी दे दिया गया था। अंततः ये रिवोल्ट जो है वो फेलियर हो गया, ठीक है। तो फेलियर होने का कारण क्या था, यही सब है। द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है ना। द रिवोल्ट ऑफ 1857 नॉट जस्ट एन अपराइजिंग द सोल्जर्स, इट वाज अ मास रिबेलियन एंड गोट सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द कॉमन पीपल। ये सिर्फ एक छोटा सा रिबेलियन नहीं था, छोटा विद्रोह नहीं था, ये बहुत बड़ा विद्रोह था, एक ग्रुप रिवोल्ट था, ठीक है ना। सभी सेक्शंस के लोग इसको सपोर्ट किए थे। बट द रिवोल्ट फेल विद इन ए ईयर एंड वाज मर्सीलेसली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड ऑल इट्स मेजर सेंटर्स। लेकिन एक साल के अंदर ही ये रिवोल्ट ब्रिटिश के द्वारा सप्रेस्ड किया गया। द मेन काउजेज ऑफ फेलियर, क्या कारण था इसका फेलियर होने के पीछे, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस थिंग। द रिबेल लैक्ड इनएक्सपीरियंस, आइडियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उस समय रिवोल्ट जो मैनेजमेंट के द्वारा होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, या तो एक्सपीरियंस नहीं था उस समय। पहली बार विद्रोह किया जा रहा था ब्रिटिश के प्रति और उस समय कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है ना, कोई आइडिया नहीं था और कोई विशेष मैनेजमेंट नहीं था, जिसके कारण इसको फेलियर होना पड़ा। दे हैड नो आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग द कैप्चर्ड स्टेट्स। किस तरह से जो कैप्चर किया गया है उस स्टेट्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, बचाएं, इसके पीछे कोई आइडिया नहीं था। सो दे वर सून रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। अब ब्रिटिश तो बहुत चालाक थे, इसलिए दोबारा वो कैप्चर कर लिए। द रिबेल लैक्ड प्रॉपर लीडरशिप की कमी थी, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रिवोल्ट जो था ये फेलियर होने के पीछे रीजन क्या था, या प्रॉपर मैनेजमेंट, देयर वर नो प्रॉपर आइडियोलॉजी, देयर वर नो प्रॉपर एक्सपीरियंस and there were no proper leadership. The leader of the respective areas of the revolt fought for their personal gains. जो जिस एरिया का लीडर थे वो अपना पर्सनल फायदे के लिए कोई इस पर रिवोल्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे।
नॉट फॉर द होल कंट्री, वो पूरे देश के लिए नहीं लड़ रहे थे उस समय। देश की भावना, देशभक्ति की भावना उस समय नई जगह थी पूरा पूरी। दे फेल टू देयर दे फेल टू लीड देयर आर्मीज इन द इफेक्टिव मैनर, ठीक है ना। मेनी इंडियन रूलर्स हेल्प ब्रिटिश इन, आप देखिए इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए कुछ इंडियन रूलर्स भी हेल्प किए थे ब्रिटिश को। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता वाली काम हुई थी उस समय। द एजुकेटेड इंडियंस मिडिल क्लास आल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट, और जो मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो इसको सपोर्ट नहीं किए थे कुछ लोग। द अपर क्लास इंडियंस एंड द रिच मर्चेंट आल्सो हैड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ब्रिटिश। उस समय जो अपर क्लास के लोग थे इंडिया में वे ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश के साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे, और ब्रिटिश चालाक थे, उन लोगों को अपने अंडर में करके रखते थे। इस रिवोल्ट का क्या इम्पेक्ट पड़ा, ये तो हमारा रीजन हो गया इसका रिवोल्ट का फेलियर होने का। और इम्पेक्ट, इस इम्पेक्ट की बात करते हैं तो द ब्रिटिश ब्राउट अबाउट मेनी चेंजेस इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वंस दे रिगेन द कंट्रोल ओवर द इंडियन प्रोविंसेस। जब ब्रिटिश ने दोबारा गेन किया, जो प्रोविंसेस उनके हाथ से निकल गई थी ब्रिटिश के हाथ से, जब दोबारा गेन किया तो यहाँ पर एक नया सिस्टम इन लोगों ने चालू किया। द रिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, क्या क्या रिफॉर्म्स किए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन ऑर्डर टू विन द सपोर्ट and the loyalty of the landlords classes, new policies were formed for the protections of their rights over land. नया कानून बना, ठीक है। The British realized the importance of traditions and religions. ब्रिटिश को एहसास हुआ कि क्या इम्पोर्टेंस है ट्रेडिशन का, रिलीजन्स का इंडियन के प्रति। Therefore, it was decided to give due respect to the Indian traditions and customs and religious beliefs. और उन लोगों ने फिर सोचा कि इंडिया के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं इसको हम लोग को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, यहाँ का जो ट्रेडिशंस है, कस्टम है, इसको हम लोग को इस पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो लोग नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो हमारे विरोध में खड़ा होंगे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द मुस्लिम आल्सो सपोर्टेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है ना, मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे थे ना। देयरफॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वेयर कन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल। The Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1861 was passed. 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको पास कर दिया गया। It aimed at associating more Indians in the act of legislation so that the rulers would be aware of the feeling and sentiments of the people. 1861 में जो एक्ट पारित किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें क्या कर रहा है, इट एम्स एट एसोसिएटिंग मोर इंडियंस इन द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इस एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन में लाना है, सो दैट द रूलर्स वुड बी अवेयर ऑफ द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ताकि इंडियंस के जो यहाँ के जो लोग हैं इनका फीलिंग्स क्या है उसको कैसे पता चलेगा। जब वो लेजिस्लेशन में इंडियन पीपल को लाएंगे, इंडियन पीपल को रखेंगे, तब ना इंडियन पीपल अपने यहाँ के लोगों का विचार वहां पर रखेंगे। तो इसी तरह से ब्रिटिश यहाँ के लोगों के विचार को समझ सकते हैं। द इंडियन सिपॉय वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। समय का जो रिवोल्ट हुआ था इंडियन, मेन रीजन था इंडियन सिपॉय। द इंडियन आर्मी वॉज नाउ truly reorganized. The number of Indian soldiers in the army were reduced and the strength of European soldiers was increased. All Indian artillery units was disbanded. All superior posted in army and artillery were now be recruited from the Gorkha Sikh Pathan regiment. The Indian Civil Service Act
अब एक एक्ट और पारित हुआ था, एक पहला एक्ट देखे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन सिविल सर्विस। ये एक्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, इसलिए याद रखिएगा। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 was passed to encourage the entry of more Indians in the convened services. For this, an annual exam was to be held in London. और मतलब सिविल सर्विस में भी अब इंडियंस को एंट्री दिया जाने लगा और उसका एनुअल एग्जाम लंदन में हो रहा था। नेक्स्ट और एक एक्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जितने भी एक्ट्स की बारे चर्चा कर रहे हैं हम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 वाज पास्ड, ठीक है ना। द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दिया गया। द ब्रिटिश मेंबर वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिश मेंबर जो थे वो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, ठीक है ना। ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स related to the governments of India. The secretary was to be assisted by the advisory council of 15 members. The council was to be called as India Council. The Governor General of India was now given the designation of a viceroy. और द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, इंडिया का, उनको वायसराय से सूचित कर किया जाने लगा। ये वाज टू बी द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और जो क्राउन थे, महारानी थे, चाहे जो महाराजा होते थे, उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते थे वायसराय। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, we have finished this chapter. This chapter is very important for you. Okay, 1857 आप जैसे जैसे पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे आपका कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है ये। जितने भी टॉपिक्स के बारे में इसमें चर्चा की है, सभी टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो कुछ देखते हैं, हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा या कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो हमें कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और आई होप सो। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे चैनल से, थैंक्स टू ऑल, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं समय समय पर, कभी कभी मोटिवेशनल के लिए वीडियोस, कंपटीशन तैयारी के लिए वीडियोस, आपके लिए स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारे चीज़। शो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी वीडियो हम तैयार करते हैं आपके लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।